नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस बायोलॉजी वाले चैनल में। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। इससे पहले हम मेंडल के बारे में देख चुके हैं, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड भी पढ़ चुके हैं ना। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम क्रॉस ही डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया या फिर टेस्ट क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो नाम से समझना होगा ना, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि हम अदल बदल के क्रॉस करें, है ना। मतलब पहले एक को डोमिनेंट लेंगे, मान लो मेल को डोमिनेंट ले रहे हैं तो नेक्स्ट क्रॉस में हम फीमेल को डोमिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अगर अदल बदल के, है ना, उसको हम क्रॉस कराते हैं तब उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे देखिए, अगर मान लो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर है मेल, कोई मेल है और इसको मैं डोमिनेंट ले रहा हूँ, है ना, डोमिनेंट ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। मान लो अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन बात कर रहे हैं आई के कलर के लिए। तो आई कलर के लिए हम इसको ले लेते हैं कैपिटल ई और कैपिटल ई। मेल डोमिनेंट है, कैपिटल वर्ड मतलब मेल डोमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं फीमेल, फीमेल फीमेल को हम यहाँ पर रिसेसिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल ई, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं, इन दोनों का हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमको F1 जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी में कौन से मतलब लक्षण दिखाई देंगे, कौन से कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये जो आई कलर है ये हम मान लो किसके लिए है, प्योर ब्लैक कलर के लिए। इसके लिए प्योर ब्लैक आई के लिए, इसके लिए है ब्लैक आई। ये वाला जो स्मॉल ये है ब्राउन आई के, किसके लिए है, ब्राउन आई के, ठीक है। आपके पास क्या है, एक डोमिनेंट है जो ब्लैक कलर डोमिनेंट, यहाँ पर है ब्राउन कलर का आई रेसेसिव, ठीक है। तो अब अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। मान लो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ई और इधर से क्या आएगा, स्मॉल, है ना। तो यहाँ पर आपको F1 जनरेशन में क्या दिखता है, एक कैपिटल ई और एक स्मॉल ई। अब हम जानते हैं कि अगर कहीं पर डोमिनेंट है रेसेसिव के साथ तो कौन अपना कैरेक्टर शो करता है, डोमिनेंट। तो यहाँ पर इस बच्चे का आई कलर कैसा हो जाएगा, इसका आई कलर कैसा हो जाएगा, इसका आई कलर हो जाएगा कैसा, ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, ब्लैक। तो इस बच्चे का जो आई कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक। अब यही चीज हम रिपीट करते हैं लेकिन उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे, उल्टा। देखिए, अब हम क्या लेंगे, अब हम मेल को ले रहे हैं, मेल को ले रहे हैं स्मॉल ई, मतलब यहाँ पर ये रेसेसिव है और इधर है फीमेल, ये हो गया फीमेल भाई। फीमेल को ले रहे हैं कैपिटल ई, कैपिटल। इस बार डोमिनेंट कौन है, ये, और शुरू वाले में कौन डोमिनेंट, ये, है ना। तो यहाँ पर अब अगर इनका क्रॉस कराते हैं, अब आपको F1 जनरेशन में कैसे मतलब कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। देखिए, एक कैपिटल ई और एक स्मॉल ई आता है ना, एक कैपिटल ई और एक स्मॉल ई आएगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर किसके दिखाई देंगे, फिर ये है ब्लैक कलर के लिए, किसके लिए ब्लैक, ये है ब्राउन आई, ये है ब्लैक आई, ये है ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, ये कैपिटल और फीमेल इस पर डोमिनेंट है। तो यहाँ पर भी आपको कैसे कैरेक्टर दिखाई देंगे, ब्लैक आई वाला, कैसे, ब्लैक आई बच्चे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर किया जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस में। सबसे पहले हम मेल को डोमिनेंट लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट क्रॉस कराएंगे उसमें हम किसको डोमिनेंट ले रहे हैं, फीमेल को। तो ये अदला बदली का क्रॉस ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। इसको बोलते हैं अदला बदली का क्रॉस। इसमें पहले मेल को डोमिनेंट लिए हैं, उसके बाद सेकंड क्रॉस में हम किसको डोमिनेंट लिए, फीमेल को डोमिनेंट लिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, देखिए, ये नॉर्मल हमने जो डाटा निकाला है ये मेंडल के अनुसार से निकाला है, कि मेंडल ने जैसे बताया था वैसे हमने कर दिया, भाई ये चल हो गया, ठीक है। मेंडल के अनुसार से ये डाटा। अब अगर सेम रिजल्ट आता है मेंडल के अनुसार से, है ना, मेंडल के अनुसार से अगर सेम रिजल्ट आ रहा है
तब इसको बोलेंगे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स ये है भाई मेंडेलियन जेनेटिक्स का सेम रिजल्ट आ रहा है तब की बात है, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंट रिजल्ट आए तब क्या होगा? मतलब यहाँ पर आपको ब्लैक और ये जो है ब्राउन दोनों का कलर ना आके मान लो यहाँ पर आई कलर को दूसरा आ जाए, मान लो आ गया ब्लू। क्या आ गया? ब्लू आ गया, ब्लू आई। तो ये तो चेंज वाला है, ये क्या है? चेंज वाला है, मतलब कुछ नया कैरेक्टर, ना ये माँ में है ना ये बाप में है, ना मम्मी में है ये ब्लू कलर, ना ये बाप में है ये, है ना पिताजी में है, ठीक है। तो ये क्या है? एक अलग कैरेक्टर है। तो अगर नॉर्मल अगर ये रिजल्ट ऐसा नहीं आता है तब वहां पर हम उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं बोलते, क्योंकि मेंडल के अनुसार से क्या बोला गया है कि जो डोमिनेंट है, चाहे वो डोमिनेंट मेल रहे चाहे वो फीमेल रहे, तो जो डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर ही उसके बच्चों में दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ब्लू आई नजर आए जो कि दोनों पेरेंट्स में नहीं है, ना ही डोमिनेंट वाला है ना ही रिसेसिव वाला कैरेक्टर, तो उस कंडीशन में क्या वहां पर हम बोलते हैं कि कहीं पर कुछ चेंज हुआ है, कोई ना कोई चेंज हुआ है वहां पर, जिसके कारण से आपको ये कैरेक्टर अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चांसेस हैं। एक होता है सेक्स इनहेरिटेंस, है ना, जब क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है तो उस टाइम पे ना जीन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, इस कारण से हो सकता है कि इसका कलर ब्लू आया, ठीक है। नेक्स्ट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जेनेटिक लेवल में कुछ गलत प्रिंट हो गया हो, है ना, जब डीएनए की कॉपी हो रही हो उस टाइम कुछ गलत प्रिंटिंग हो गया हो, तो ये सब चीजें हैं इसका कारण अगर डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो मैटरनल इफेक्ट माता से हो सकता है, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज आता है तो ये सब रीजन हो सकते हैं अगर रिजल्ट डिफरेंट आए तो। लेकिन अगर सेम आता है तो उसको बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। होप आपको समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या है? अदला बदली का क्रॉस। क्या बोलते हैं? अदला अदला बदली क्रॉस। कैसा क्रॉस है? अदला बदली क्रॉस, ठीक है। पहले हम मेल को डोमिनेंट लेते हैं, बाद में फीमेल को डोमिनेंट लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका अदला बदली क्रॉस। आपको इसमें समझ में आ गया, इसमें और कुछ नहीं जानना, आपको केवल क्रॉस करना है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो ये है क्या? अदला बदली क्रॉस, जिसमें हम सबसे पहले एक पेरेंट को डोमिनेंट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या लेते हैं कि हम जो दूसरा पेरेंट है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है ना, जो पहले रिसेसिव था उसको हम डोमिनेंट लेंगे इस वाले जनरेशन में, ठीक है। तो ये होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है भाई? आजा क्या है नेक्स्ट? ये है बैक क्रॉस, है ना। ये देखिए बैक क्रॉस क्या है, नाम से समझिए। बैक क्रॉस मतलब क्या कहना चाह रहा है? क्या ये क्रॉस पीछे की तरफ जाता है, पीठ की तरफ जा रहा है क्या ये क्रॉस? ऐसा नहीं। देखिए बैक क्रॉस का मतलब पीछे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? पीछे, है ना। तो यहाँ पर हम क्रॉस कराएंगे लेकिन अपने पिछले वाले जनरेशन से। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मान लो ये टी का क्रॉस करा स्मॉल टी से, अब नेक्स्ट जो जनरेशन हमको मिला, है ना, ये क्या मिलता है हमने को? टी, और एक मिलता है क्या? स्मॉल टी। इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का अगर हम क्रॉस कराते हैं ऐसा टी, है ना, ऐसा, तो हमको मिलता है क्या? इसके 4 बच्चे निकलते हैं इससे, टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ऐसे अपने को ऐसे 4 बच्चे दिखाई देते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? F2 मतलब सेकंड जनरेशन। अब इसके जो बच्चे होंगे इधर, है ना, इधर जो बच्चे होंगे इधर, जितने भी बच्चे होंगे इधर, ये क्या कहलाएगा? F3। क्या कहलाएगा? F3, जितने भी बच्चे, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड क्रॉस। क्या है? फॉरवर्ड क्रॉस। फॉरवर्ड का मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पेरेंट है, ये क्या है? ये पेरेंट, शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। ये है पेरेंट्स, शुरुआत यहाँ से। जो पहला बच्चा हुआ इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, और इन बच्चों के अगर बच्चे हुए तो होगा सेकंड जनरेशन, और इन बच्चों के और बच्चे हुए तो वो हो गया थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये होता है फॉरवर्ड क्रॉस,
अब बैक क्रॉस मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पीछे की तरफ। देखिए मान लो F3 का क्रॉस अगर हम F1 F2 के पेरेंट से कराएं, या फिर F2 का क्रॉस किससे कराएं? F1 से, या फिर F1 का क्रॉस किससे कराएंगे? पेरेंट से। तो ये है बैक क्रॉस। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, इसको हम नॉर्मल बैक क्रॉस नहीं बोलते। ये क्रॉस कैसा रहेगा कि अगर ये क्रॉस प्योर के साथ हो रहा है, प्योर का मतलब ये प्योर है ना, प्योर का मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, स्मॉल टी है, ये क्या है? कैपिटल टी। अगर ऐसे ही प्योर के साथ कराते हैं तब उसको बोलते हैं हम बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। जैसे कि मैं बोलूं F3 में कोई बच्चा है, उसका क्रॉस अगर हम ये हाइब्रिड के साथ करा रहे हैं, इसके साथ एक टी और एक स्मॉल टी, तो इसको आप बैक क्रॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने हाइब्रिड के साथ करा दिया है ना। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस इस प्योर के साथ करा रहे हैं तो ये हो गया बैक क्रॉस। इसका क्रॉस F2 का F1, तो F1 में हाइब्रिड दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपका बैक क्रॉस नहीं कहलाएगा। अगर आप इसका क्रॉस इनसे करा रहे हैं तो ये प्योर है, तो ये कहलाएगा आपका बैक क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है हम पीछे की तरफ कराते हैं, लेकिन किससे कराते हैं? प्योर से, होमोजाइगस से कराते हैं। किससे कराते हैं? होमोजाइगस से। तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम F3 प्लस F2 प्लस F1 F3 F2 F1 का अगर हम क्रॉस कराएंगे पेरेंट्स, किससे कराएंगे? पेरेंट्स, इधर है ना, इधर टी या फिर स्मॉल, तो ये क्रॉस कहलाएगा। ये है प्योर, ये क्या है? प्योर, ये प्योर है, पेरेंट्स क्या है? प्योर है। तो अगर हम इनसे कराते हैं, इन तीनों का क्रॉस, चाहे F3 का कराओ, F2 का कराओ, चाहे F1 का कराओ, ये कहलाता है क्या? बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस। अब इसमें हम जनरली बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट के बारे में हम बोलते हैं, जनरली डोमिनेंट के बारे में करा रहे हैं ना। देखिए अगर ये बैक क्रॉस डोमिनेंट से करा रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, अगर रिसेसिव से करा रहे हैं तो क्या फायदा है ना। अगर डोमिनेंट से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पता चलता है कि मान लो ये प्योर फॉर्म है, इसके अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इसके अच्छे क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं इस फसल या फिर इस जो भी स्पीसीज उसका। तो अगर ये जो स्पीसीज धीरे धीरे क्या होते हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स वो धीरे धीरे कम होने लगे है ना। मतलब मान लो हम मान ली चावल सेकंड जनरेशन में इसका जो बच्चा हुआ है ना, जो चावल की प्रजाति है, वो धीरे धीरे उसमें जैसी जनरेशन आगे बढ़ते जाता है उसमें जो स्मेल आता है ना, जो चावल के स्मेल शुरू में आ रहा था वैसा स्मेल अब इसमें अगली जो पीढ़ी है इसमें नहीं दिखाई दे रहा अपने को, स्मेल नहीं आ रहा। तो ये क्या है, अब इस स्मेल को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वापस से बैक क्रॉस कराते हैं इस डोमिनेंस है ना। तो डोमिनेंट में जो कैरेक्टर था इसका अगर हम इससे क्रॉस कराएंगे तब हमको ऐसा स्मेल वाला प्लांट फिर से प्राप्त हो जाएगा है ना। तो इसलिए हम ऐसा ना बैक क्रॉस कराते हैं। अगर डोमिनेंट से कराएंगे तो इसका ये फायदा था, प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइम के बाद मान लो एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ में बहुत अच्छे मीठे मीठे फल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस आम के पेड़ को धीरे धीरे जो बीज बनते जाता है उसको आप उगा रहे हैं, तो एक जनरेशन का उगाए उसके दूसरे जनरेशन को उगा रहे हैं ना, तो ऐसे बीज अगर आप उगाते जाते हो तो जो पेरेंट प्लांट है उसका जो आम है वो बहुत मीठा है, लेकिन ऐसे आपने 3-4 जनरेशन उगाए उसमें से जो चौथा जनरेशन है उसमें जो आम मीठा नहीं है, लेकिन हुआ तो इसी से उत्पन्न हुआ है ना, इसी के बीज से हुआ है, लेकिन वो मीठा नहीं है। तो ये मीठा क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है, और उसको अगर हमको मीठा बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, वो आम मीठा कैसे होगा। तो इसके लिए हम वापस किससे क्रॉस कराएंगे, उस चौथे जनरेशन का जो आम है उसका क्रॉस कराएंगे हम इस पेरेंट से, जो फर्स्ट जनरेशन जिसके फल बहुत मीठे थे है ना, जिसका आम का फल बहुत मीठा था, इससे क्रॉस करेंगे, तब हमको वापस से मीठे आम फिर से मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये हो गया आपका बैक क्रॉस। तो जनरली इसके बारे में क्या लिखा है, the cross of an organism with the organism of its previous generation है ना, previous generation, इसके previous generation से कराना है ना, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन previous generation क्या होने चाहिए भाई, need to be pure line, प्योर होने चाहिए। मतलब अगर ये टी है कैपिटल टी तो सही इससे करा सकते हैं, लेकिन अगर इसका F2 जनरेशन तो इसका भाग है, F3 का कौन भाग है, ये F2, तो ये इससे क्रॉस करा सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि ये हाइब्रिड है। हम किससे क्रॉस कराएंगे, प्योर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये होमोजाइगस होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। ठीक है,
तो ये होता है आपका बैक क्रॉस। ठीक है, रिसेसिव से कराने पर हमको जेनेटिक्स के बारे में कुछ चीजें टेस्ट के लिए पता चलती है, तो अभी हम लिखते हैं। अगर डोमिनेंट हो गया चाहे रिसेसिव कराना तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। लेकिन अगर हम रिसेसिव से बैक क्रॉस कराते हैं, है ना, तब इसको एक दूसरा नाम देते हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो क्या होता है टेस्ट क्रॉस, वो देखिए आखिर उसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्मल आपको समझाने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास एक डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, अब ये है मान लो राइस का है, तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे ही आर आर लिख रहे हैं ना, तो इसमें अच्छा स्मेल आ रहा है और ये ठीक है, तो दो कैरेक्टर लिख देते हैं। तो स्मेल के लिए हम क्या लिखें, स्मेल के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, देखिए स्मेल के लिए हमने क्या लिखा है, ये डोमिनेंट है, तो स्मेल के लिए हम लिख रहे हैं मान लो एस, तो एस एस डबल एस लिख लिए, ठीक है, मोटा चावल, तो ये भी क्या है, ये डोमिनेंट नेचर का है ना, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे क्या, टी और टी, ऐसा लिखिए। एक हो गया किसके लिए, स्मेल के लिए, एक ये दो यूनिट किसके हो गए, ठीक के लिए हो गया। अब यहाँ पर ये रिसेसिव, इसमें स्मेल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एस, और थिन है तो स्मॉल टी। ठीक है, ये है रिसेसिव। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, आप इन दोनों क्रॉस कराओगे इनकी। सबसे पहले आपके पास है एक चावल, ये चावल है जिसका स्मेल बहुत अच्छा है, लेकिन चावल का दाना कैसा है, मोटा है। अब इसमें क्या है, पतला चावल है लेकिन इसमें स्मेल नहीं है, तो आप ये सोच के क्रॉस कराओगे कि अगर मैं इन दोनों के फ्लावर का क्रॉस कराऊं तो हो सकता है मुझे अगली जनरेशन में पतला चावल मिले और उसमें स्मेल भी हो, मतलब उसमें आपको पतला चावल भी मिले और उसमें स्मेल भी हो, तो ये सोच के आप क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन आपको प्राप्त होती है, तो इसमें जो डोमिनेंट है उसके कैरेक्टर्स होंगे, मतलब इसमें क्या निकलेगा भाई, इसमें एस आएगा, उधर से स्मॉल एस आएगा, इधर से कैपिटल टी आएगा, उधर से स्मॉल टी आएगा, तो इसमें आपके डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये क्या है, एक एस किसका है, स्मेल का, और एक थिक का भी, तो ये चावल मोटा भी रहेगा, है ना, और ये थिक क्या रहेगा, स्मेल भी रहेगा इसमें, है ना। आपको ऐसे स्मॉल वाले प्राप्त नहीं होते। अब आप ये सोच के उगाओगे कि इसका क्रॉस कराने से कोई फायदा नहीं, मेरे को नॉर्मल यही चावल तो प्राप्त हुआ, तो आप इसी चावल को बाद में फिर उगाते हो, F2 जनरेशन, ऐसे F3 जनरेशन, ऐसे बार बार आप उगाते जाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम के बाद क्या होता है, इस मोटे चावल में जैसे F1 से F2 में जाएंगे तो आपको ऐसे रिसेसिव मिलेंगे ना, ऐसे नहीं मिलते क्या, प्योर प्योर ऐसे टी अपन पढ़े थे, एक टी स्मॉल टी था, एक टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये रिसेसिव हमको प्राप्त हो जाते हैं टाइम के बाद। तो हमने देखा कि इस चावल को उगाने के बाद हमको क्या है, स्मेल लेस और पतले चावल भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन जैसे ये जाते जाता है ना, तो इसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है, इसको समझिएगा, है ना। मान लो यहाँ से हमने ऐसे निकाल लिया, ये फर्स्ट जनरेशन है, अब इसमें वो स्मेल है, जो ठीक है, वो सब चीज है, लेकिन जैसे जनरेशन आगे जाएगा, इसमें वो स्मेल और ये ठीक जो नेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो लास्ट ये जो जनरेशन F3, इसमें स्मेल अब नहीं है, इसी से ही बना है, लेकिन अब इसमें स्मेल नहीं है और ये मोटा चावल है लेकिन स्मेल नहीं है इसमें, है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें स्मेल लाना है आपको, तो आप इस रिसेसिव से क्रॉस कराओगे, स्मेल आएगा क्या, स्मेल है इसमें नहीं है, तो आप फिर किससे क्रॉस कराओगे, इस डोमिनेंट से, क्योंकि इसमें क्या है, स्मेल है ना। तो आप इस F3 का क्रॉस कराओगे इस डोमिनेंट से, है ना। तो यहाँ पर हमको इससे क्रॉस कराने पर इस चावल का जो अब अगले जनरेशन मिलेगा उसमें स्मेल वाला चावल मिलता है, जिसमें सुगंध रहेगा। इसमें क्या है, सुगंध, क्योंकि इसमें कैरेक्टर है ना, स्मेल के कैरेक्टर है और ये थिक के भी कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ऐसा ही आपको नेक्स्ट जनरेशन में सेम F1 जनरेशन जैसा कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डोमिनेंट से कराने का फायदा यह है ताकि जो अगले जनरेशन जो है जिसमें बहुत सारी चीजों की कमी हो गई है, उस कमी को हम इस पेरेंट से करा के पूरा कर सके। जो कैरेक्टर पेरेंट में है उसको वापस लाने के लिए हम ये बैक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अगर डोमिनेंट से करा रहे हैं तो रिसेसिव से कब कराएंगे, देखिए रिसेसिव कराने का फायदा क्या है।
देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये है टेस्ट क्रॉस। क्या है? टेस्ट क्रॉस। नाम सुन के लग रहा हो किसी का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, नॉर्मल टेस्ट है। देखिए टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है ये अपन चेक करेंगे कि हमको जो चीज मिली है, जो हमारे पास चीज है वो प्योर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। जैसे कि मैं चला गया चावल लेने, मेरे को वहां पर मतलब धान लेने चला गया, मेरे को धान उगाना है ना खेत में, तो धान लेने चला गया भाई। अब धान में देखा, मेरे को जो धान दिए हैं, अब वो बोल के दिया है कि ये प्योर है, आपको सेम ऐसे ही धान की फसल हर जनरेशन में मिलेगी करके। तो मैं उसको ला लिया, मैं उगाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक बार जैसे ही उगाया तो उसके बाद जो आधा हिस्सा है ना, उसमें मेरे को ना छोटे छोटे चावल नजर आने लगे, है ना, बड़े बड़े चावल नहीं, क्या छोटे छोटे चावल। मैं उसको इसलिए लेके रखा था ताकि उसमें मेरे को बड़े चावल नजर आए, लेकिन यहाँ पर मेरे को छोटे छोटे चावल नजर आ रहे हैं। अब इस चीज के लिए हमको ये जब पता लगाना है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको अगर वो चावल दिया है तो सबसे पहले हम इसको श्योर करना है कि इसको खरीदे या नहीं। तो मेरे को ऐसे उल्लू बना के कोई थोड़ी पकड़ा दे रहा है चावल का हाइब्रिड ऐसे करके, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसको उगा के बताओ, अगर ये एक रिसेसिव के साथ से क्रॉस कराओ, अगर इस रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद अगर इससे उसी टाइप के अगर चावल निकलते हैं तो फिर मैं इसको मान लूंगा कि ये प्योर डोमिनेंट है। अब इस चीज को आप ऐसे समझो, देखिए यहाँ पर TT है, यहाँ पर TT है। अब इन दोनों का हाइब्रिड ऐसे TT बनता है, ठीक है। अब मान लो आपको दुकान वाला दे रहा है ये बोल के कि आपके पास ऐसा डोमिनेंट वाला ये चावल की प्रजाति है, मतलब इससे जो उगाओगे वो ऐसा डोमिनेंट ही रहेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं करके। लेकिन अगर वो गलती से आपको ये वाला पकड़ा दिया ये बोल के कि ये डोमिनेंट है करके, तो अगर इसका ऐसे खेत में जब इसको उगाओगे, है ना, इसको खेत में उगाओगे तो ऐसे सेल्फ क्रॉस होगा, इसमें TT के साथ ऐसे सेल्फ क्रॉस होगा, तो आपको कैसे पौधे दिखाई देंगे भाई, TT, उसके बाद T स्मॉल t और स्मॉल t, मतलब खेत के एक हिस्से में ऐसे आपको रिसेसिव प्लांट भी दिखाई देंगे। मतलब ये तीनों गुण वाले हैं, इन तीनों में थोड़ा सा वो गुण हुआ है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर्स नहीं है जो ये बोल के दिया, है ना। तो ये चीज से मतलब इस धोखे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस कराते हैं इससे, ये हमारे पास ये प्योर डोमिनेंट है या नहीं वो जानेंगे। तो देखिए कैसे हमने क्या किया, इस T और स्मॉल t को किससे क्रॉस कराया, रिसेसिव से क्रॉस कराया। इसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करने के लिए रिसेसिव से कि हमको ये जो दिया गया है वो प्योर है या नहीं। देखिए अगर हम इससे क्रॉस करा रहे हैं ऐसा, तो हमको कैसा प्लांट मिलेगा, देखिए T स्मॉल t, उसके बाद स्मॉल t। तो ऐसे अपने को 4 टाइप के प्लांट दिखेंगे, जिसमें से 2 तो आपको सेम नजर आएंगे, जैसे पेरेंट है वैसा, है ना। तो यहाँ पर दोनों सेम, दोनों पेरेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये बोल के दिया है कि ये प्योर है, ये क्या है, प्योर, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। लेकिन आपने जैसे इससे बैक क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराया जैसे इससे, तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्लांट मिल रहे हैं। पहले तो बड़े बड़े थे ना, ये बड़े प्लांट करके बोल के दिया है, लेकिन आपको छोटे छोटे प्लांट भी मिल रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम ये टेस्ट क्रॉस कराते हैं ताकि इस मिलावट से हम बच सके, इस धोखे में ना रहे, है ना। तो इसलिए हम ये टेस्ट क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव से कराते हैं ना, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ताकि हमको ये मिलावट, ये जो घपला हुआ है ये पता चल सके, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको देखिए, इसको पहले समझ लीजिए कि ये एक टाइप का बैक क्रॉस ही है जिसमें हम रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। या फिर इस चीज को ऐसा आप लिख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका आपको जीनोटाइप मालूम नहीं है ना, ये आपको मालूम है, ऐसे ही ये बोल के दिया है कि ये प्योर वाला है, ठीक है। अब इसका क्रॉस अगर होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, ये देखिए हमने करा दिया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये प्योर है या नहीं। तो इसको अगर हम क्रॉस कराएं, अगर इससे हमको ऐसा रिजल्ट मिला कि 50% आपको मिला ऐसा ये हाइब्रिड और 50% आपको मिला यहाँ पर रिसेसिव, है ना, तो ये फिर घपला हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा ही डोमिनेंट मिला रहता, वो ऐसा डोमिनेंट बोल के दिया है, अगर आपने इसको टेस्ट क्रॉस कराया रहता तो कैसे प्लांट मिलता है आपको, फिर देखिए तो T और स्मॉल t,
हमेशा आपको ऐसे प्लांट मिलते तो सारे के सारे ऐसे कैरेक्टर वाले मिलते ना। तो रिसेसिव से कराने का ये फायदा है, अगर आपके साथ प्योर वाला दिया है वो घपला नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ही प्लांट मिलेंगे जैसे डोमिनेंट बोर है वैसे, ठीक है। लेकिन आपके साथ अगर घपला हो गया, उसको हाइब्रिड वाला दे दिया जिसमें मिलावट है ना, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है F1 में, इसमें आपको क्या मिलेंगे 50% ऐसे रिसेसिव वाले, 50% ऐसे डोमिनेंट वाले जो हाइब्रिड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट, तो ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। हम टेस्ट करने के लिए क्रॉस करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारे साथ किसी प्रकार का घपला नहीं होता। अगर प्योर है तो ऐसे आपको प्योर टाइप के मतलब टॉल कैरेक्टर के प्राप्त होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का घपला हुआ है, हमको हाइब्रिड चिपका दिया है, तो आधे टॉल निकलते हैं, आधे तो डॉर्फ निकल रहे हैं, ऐसा समझिए, है ना। तो आपको यहाँ पर एक बिल्ली का एग्जांपल देके समझाते हैं, समझिए। ये सवाल यहाँ पर इसको देख बताइए, अगर स्मॉल डी का मैं किससे क्रॉस कराऊं कि सारे के सारे टॉल मिलोगे, तो ये आप लोग ये सवाल ये बताइए जरूर, ठीक है, कमेंट में बताइए। अब देखिए इसको समझिए, देखिए यहां पर आपको दो बिल्ली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ये काली बिल्ली, मैं पेट शॉप में गया, मेरे को ये काली बिल्ली ये बोल के चिपका दिया कि ये प्योर काली बिल्ली है, इसके जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे काले होंगे, ऐसा बोल दिया, है ना। तो मैंने एक मेल बिल्ली लिया और एक फीमेल बिल्ली ले लिया, देख भाई प्योर मेल बिल्ली और प्योर फीमेल बिल्ली, तो दोनों काली बिल्ली ले लिया अपन, है ना। एक बिल्ला एक बिल्ली, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल का ये फीमेल का। अब ये दोनों काले हैं, मेरे को प्योर बोल के नहीं, किसके जो बच्चा होगा वो सारा का सारा क्या होगा भाई, ब्लैक कलर के बचा। तो मेरे को शौक है ना, मेरे को काली बिल्ली पालने का शौक है, तो मैं इसको ले लिया ऐसा मान, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं डोमिनेंट करके वो दे दिया मेरे को, इन दोनों को क्रॉस कराया मैं। अब ये जो मेल है तो ये है हाइब्रिड, है ना, तो इसको मैं ऐसे मान लूं, ये क्या है ब्लैक कलर के लिए, अगर इसको मैं बोल दूं बी और एक स्मॉल बी, ये भी ब्लैक है लेकिन ये बी और स्मॉल बी, ये मेरे को ऐसा हाइब्रिड चिपका दिया। तब मेरे को इन दोनों का ऐसे कैसे बच्चे प्राप्त होंगे ये देखिएगा, है ना। इनका क्रॉस कराया हमने, हमको कैसे बच्चे यहाँ पर नजर आते हैं, देखिए 1 2 और ये 3 ब्लैक और 1 व्हाइट, है ना। क्यों कैसे, देखिए यहाँ पर B और B, ये B और B, ये प्योर ब्लैक हो गया, यहाँ पर B और स्मॉल b, यहाँ पर B और स्मॉल b, और ये हो गया स्मॉल b और स्मॉल b, तो ये व्हाइट, ये सब है, ये दोनों हाइब्रिड और ये है प्योर ब्लैक। तो हमको 3 बच्चे तो काले मिले, ठीक है, 3 जो बिल्ली के बच्चे हैं वो काले मिले, लेकिन एक व्हाइट भी मिल गया, मतलब हमारे साथ यहाँ पर घपला हो गया, हमको ऐसा हाइब्रिड चिपका दिया, है ना। लेकिन अगर मान लो हमको अगर डोमिनेंट दिया रहता तो ये आपको व्हाइट बिल्ली यहाँ पर नजर नहीं आता, कैसे, देखिए अगर आपको डोमिनेंट दिए रहते, ये बी बी का क्रॉस करा, ये भी डोमिनेंट है बी और बी, तो इन दोनों क्रॉस कराने पर आपको कैसे मिलेगा बी और बी, है ना। इसके जितने भी बच्चे होंगे तो सारे के सारे ऐसे रहेंगे, क्या बी 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 और बी बी, ये ऐसा। अगर डोमिनेंट रहता तब ये रिजल्ट आता, लेकिन ये हमको हाइब्रिड वाला चिपका दिया है, मतलब प्योर बिल्ली नहीं दिया है, इस कारण से अपने को ऐसा रिजल्ट नजर आता है। क्लियर, तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करते हैं इसीलिए, है ना। इससे हम इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बिल्ली का ये हाइब्रिड है नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्रॉस करा सकते हैं, कैसी बिल्ली से, एक व्हाइट बिल्ली से। ये व्हाइट बिल्ली है, व्हाइट बिल्ली यहाँ पर ला लेते हैं, तो यहाँ पर व्हाइट बिल्ली का क्या है स्मॉल बी, है ना, और ये हाइब्रिड है या फिर प्योर है समझने के लिए हम इसका इससे क्रॉस कराया, तो ये हाइब्रिड है, तो ये हो गया बी और बी। तो हमने दोनों क्रॉस कराया, अपने को क्या मिला, देखिए बी स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल, तो अपने को ऐसे 50% तो ऐसे नजर आए ब्लैक और 50% व्हाइट नजर आए, है ना। तो ये इससे बैक क्रॉस कराने से आपको ये पता चल जाता है कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी हुआ है नहीं। अगर ये डोमिनेंट रहता तो आपको सब व्हाइट बिल्ली नजर नहीं आती, पूरे काले बिल्ली ही नजर आते, ठीक है। तो इस प्रकार का क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। हम टेस्ट करते हैं, लेकिन किससे क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव से, ये अब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, वाह, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना है। आपको यहाँ पर संभावना है, क्या बताना है, संभावना है।
संभावनाएं बताना है। क्या क्या संभावना है, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक सिक्का उछालता हूं, है ना, तो इस सिक्के के दो पहलू मेरे पास, एक है हेड एक है टेल, है ना, एक है हेड और एक है टेल। इसके अलावा कुछ रहता है क्या? हेड और टेल बस रहते हैं ना। एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है ना। तो मेरे पास दो पहलू है इस सिक्के में, ठीक है। अब मैं बोला मेरे को हेड चाहिए, तो दोनों में से एक आ सकता है, दोनों आ सकते हैं क्या? एक बार उछालने पर ऐसे कोई एक आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन दोनों एक साथ आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हम वही देखते हैं कि अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ, यहाँ पर सिक्के कितने पहलू हैं, इस फॉर्मूला को समझ लीजिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब आपको क्या मिला, आपको क्या चाहिए, है ना। तो मान लो मेरे को क्या चाहिए? हेड चाहिए। क्या चाहिए? हेड। तो मेरे पास एक ही पहलू है, हेड, है ना, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो मैंने किसको चुना है? हेड। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पर इस सिक्के से कितने रिजल्ट आ सकते हैं? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है या फिर टेल, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास दो आउटकम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इस सिक्के को। तो यहाँ पर एक सिक्के में हेड की संभावना कितनी है? यहाँ पर हेड की संभावना है बताए, तो इस 2 को भाग दे दीजिए भाई 1 से। ये देखिए 1/2, तो 2 0 यहाँ पर इसको 10 कर लो, तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हेड आने की संभावना कितनी है? 0.5। 0.5 कितनी है? 0.5। ये है प्रोबेबिलिटी एक सिक्के की, इसकी एक सिक्के की। अब इसी जगह इसको अगर मान लो परसेंटेज में पूछे कि कितना परसेंट चांस है इसका, तो इसी को परसेंट में निकाल लो। क्या है इसका परसेंट? इसको बोल दो 50%। 50% चांस है हेड आने का या फिर 50% चांस है टेल आने का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, ठीक है। तो ऐसे आपको इस डाइस का अगर पूछेंगे, है ना, इस डाइस का अगर पूछे, देखिए ये आपके पास एक डाइस, इस डाइस में कितने पहलू हैं? कितने पहलू रहते हैं इसके? तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इस डाइस में 6 पहलू है ना। तो 1 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। मतलब टोटल कितने पहलू है? 6। तो नीचे यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं? 6 लिख दो। एक डाइस से निकाल, है ना। अब मेरे को कितना चाहिए? बोल भांजे कितना चाहिए तेरे को, है ना। तो कितना चाहिए भाई? तो मान लो मेरे को 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 क्या है? वो एक ही बार आएगा, है ना। क्या आएगा? एक ही बार। तो मैं यहाँ पर 4 में लिखी क्या लिखूंगा? 1। तो ये हो गया रॉन्ग, है ना। यहाँ पर आप लिखोगे 1/6, क्योंकि 4 आने की संभावना कितनी बार है? देखिए तो 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार ना। अगर मैं 5 बोलूं तो भी एक ही बार है, 6 बोलूं तो भी एक ही बार है। ऐसे पासा करोगे, ऐसे देखोगे तो एक बार में 4 बार आएगा क्या? कि 4 एक ही बार दिखेगा, एक ही बार आएगा ना। तो सेम वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/6। तो ऐसे किसी का भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर आपको मालूम चल रहा है। जैसे केबीसी में सवाल रहता है ना, एक सवाल में ऐसे बोला जाता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, है ना। तो लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से एक ही तो सिलेक्ट करना है, एक ही तो सही रहेगा। तो केबीसी के लिए सवाल के लिए 4 ऑप्शन है, तो आपके पास है टोटल 4 ऑप्शन। इस चारों में से 4 को तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको केवल एक सही बताना है। तो आपके पास क्या है? 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे निकालना होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, इसका परसेंटेज भी निकाल, तो आप ये इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन चीज फोकस किस पर करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए मेन चीज फोकस आपको किस पर करना है? इस फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का, इस पर आपको इस पर ध्यान देना है ना। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी बताइए, या फिर इसमें डोमिनेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसमें जो कैरेक्टर्स है उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये टॉल कैरेक्टर है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? टॉल कैरेक्टर, है ना, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? F2 जनरेशन में टॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताइए क्या है प्रोबेबिलिटी, है ना, ये P। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं P क्या है, बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमको ये बता। तो इसके अनुसार हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4, 3 + 1 4, तो आप यहाँ लिखोगे 4, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि टॉल कितने आ रहे हैं?
तो ये 3 तो टॉल है, 1 डॉर्फ है, तो टॉल कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, है ना, 3/4 ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको पूछेंगे तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0.75, क्या हो गया 0.75, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको आपको पूछेंगे इसका चांस क्या परसेंटेज में बताइए, है ना, कि कितने % चांस है टॉल आने का, है ना। तो इस फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड कितने % चांस है, तो ये हो गया, इसको आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 75%, ठीक है, ये हो गया परसेंटेज। अगर चांस वर्ड आए तो परसेंटेज में बताना है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो ऐसे पॉइंट रेशियो में बताना है, आपको दशमलव में बताना है, मतलब ठीक है, रेशियो में नहीं, ऐसे दशमलव में बताना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड का, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। इसी तरह डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर है, देखिए कि टोटल आउटकम कितने हैं, इस सबको जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 और 6 16। तो आपको पूछा जाएगा, मान लो ये है राउंड के लिए और येलो कलर के लिए, है ना, तो आपको ऐसे सवाल पूछेंगे राउंड और येलो की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये हो गया राउंड और येलो का, तो इसको आप क्या लिखेंगे 9/16, है ना, जैसे 9/16 ऐसे लिखेंगे। तो इसका टोटल कितना मतलब दशमलव आता है देखिए तो 0.56, है ना, इसको परसेंट में पूछ देंगे तो क्या लिखेंगे 56.25%, ठीक है। तो ऐसे आपको परसेंटेज बताना है, ये आपको ऐसे मार्क करके रखना है, ऐसे अगर आपको निकालना आ जाता है तो अच्छी बात है, ऐसे हर चीज का आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी का भी पूछे, है ना, किसी का भी पूछे आप बता सकते हैं, सिंपल है ना। अगर मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का पूछे, मान लो कि जीनोटाइपिक रेशियो पूछ दिया, क्या पूछ दिया जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। अब यहाँ पर मेरे को बोल दिए कि यहाँ पर हाइब्रिड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल है आपके पास आउटकम 4, और 4 में से कितने में हाइब्रिड बन रहे हैं 2 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो इसको आप क्या लिखोगे फिर 0.5, है ना, 50%, इसको आप निकालना होगा, क्या निकालेंगे 50% चांस, है ना, ये चांस है और इसका पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5% या फिर 0.5 क्या है इसका प्रोबेबिलिटी है, किसके आने का, इस हाइब्रिड का है, ठीक है, ये है हाइब्रिड, यस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए, प्रोबेबिलिटी बनाना बहुत आसान है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने हैं आपके पास, ऑप्शन टोटल कितने ये देखेंगे, उसमें से आप कितने सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखना है बस, ठीक है। आपके पास टोटल आउटकम्स है, मान लो सिक्के में कितने रहते हैं 2, हेड या टेल, है ना, लेकिन आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो तो उसको लिखेंगे फिर 1, है ना। अब यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर टॉल और डोमिनेंट जो भी पूछे, डोमिनेंट पूछे, रिसेसिव पूछे, टॉल पूछे, जो भी पूछे, तो सब आप इसके अनुसार से, फॉर्मूले के अनुसार से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तो गजब है, देखिए आपको ना नाम से समझ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या, तो नाम में क्या लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक ऐसा डोमिनेंस जो इनकम्प्लीट है, मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक व्हाइट फ्लावर है, ये एंटीराइनम है, इसका एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो वो देख लीजिएगा, ये एंटीराइनम का फ्लावर है। अब इसका अगर हम क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, इस रेड फ्लावर के साथ, व्हाइट फ्लावर का किससे क्रॉस करा रहे हैं, ये व्हाइट और ये हो गया रेड, है ना, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो मेंडल ने क्या बोला था कि जो डोमिनेंट है, तो मान लो ये रेड वाला डोमिनेंट है, तो अगली पीढ़ी में क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको रेड दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो रेड दिखाई नहीं दे रहा भाई अपने को, तो ये है F1 जनरेशन, क्या है F1 जनरेशन। तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर अगर आपको कोई तीसरा कैरेक्टर दिखाई दे जो इन दोनों से अलग है, ना ये रेड है ना ये व्हाइट है, दोनों से हटकर, मतलब अपने माता पिता से हट कैरेक्टर है उसमें, है ना, तब इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस चीज को आप ऐसे समझिए, आप
दो कलर को मिला रहे हैं, एक तरफ रेड कलर, उसी में आप डाल रहे हैं व्हाइट कलर ऐसे, तो धीरे धीरे वो फिर पिंक कलर का होने लगता है। देखेंगे आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर जब ये दोनों कलर ये क्या करते हैं, ये डोमिनेंसी शो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से डोमिनेट नहीं हो पाते, तो कोई तीसरा कलर आ जाता है ना, कोई तीसरा कलर यहाँ पर आ जाता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, है ना, डोमिनेंसी का अभाव है, ठीक है, पूरी तरह से अपने आप को डोमिनेट नहीं शो कर पा रहा है, इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर आपको दोनों पेरेंट से अलग कैरेक्टर दिखाई देगा, ठीक है, ये होता है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर नॉर्मल लिखना है तो आपको रेड फ्लावर है तो यहाँ पर स्मॉल आर लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कैपिटल आर। तो यहाँ जो F1 जनरेशन में प्लांट बनेगा वो कैसा रहेगा, आर और स्मॉल आर। लेकिन जो डोमिनेंट क्या है, ये रेड है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट रेड का तो कैरेक्टर नहीं दिखा, है ना, मतलब ये अपने आप को डोमिनेंट शो नहीं कर पाया, तो कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया इसमें, है ना, नहीं लाल रहा नहीं सफेद रहा, हो गया भाई गुलाबी ऐसा, तो एक अलग कैरेक्टर आ जाता है, माता पिता से हट के नया कैरेक्टर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब ये देखिए इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा गया था, तो फिर ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए आपको जो प्राप्त हुआ था वो क्या था, आर और स्मॉल आर, गुलाबी रंग का था इससे पहले, तो इसका अगर हम क्रॉस कराते इसी से आर और स्मॉल आर से, ठीक है, हमने एक खेत गया उसमें पूरे गुलाबी फ्लावर थे, उसी के दो फूल को ऐसे मिला रहे हैं, ऐसा मतलब है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है ऐसा, तो दोनों को मिलाए तो हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए तो आर और आर को अगर आप क्रॉस कराओगे कैसे मिलेंगे, देखिए तो यहाँ पर आर और आर को आप मिला रहे हैं तो एक बनेगा आर मत बोल देते हैं, आर स्मॉल आर, और ये बनेगा स्मॉल आर, ठीक है। अब ये है आपका F1 जनरेशन, उसका क्रॉस करा है, ये है आपका F2 जनरेशन, तो आपको F2 जनरेशन में क्या दिखाई देता है, हमको F1 जनरेशन में तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, माता पिता से अलग कैरेक्टर हट के दिखाई दे रहा है ना, नहीं माता से मेल खा रहा है नहीं पिता से मेल खा रहा है। अब F2 जनरेशन में लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक फ्लावर ऐसा है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें रेड कलर के फ्लावर है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर है, मतलब यहाँ पर हमको जो शुरू में जो पेरेंट्स दिखाई दिए थे उनके जैसे कैरेक्टर हमको F2 पीढ़ी में नजर आ रहा है, किसमें नजर आ रहा है, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है ना, तो टोटल आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बताना है कि अगर हम F1 जनरेशन में देखें तो हमको अलग कैरेक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन जब F2 जनरेशन में इनका क्रॉस कराने पर F2 जनरेशन में हमको वापस उसी पेरेंट के जैसे प्लांट प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड सेम इसके जैसे भी मिलेंगे, लेकिन जो शुरू में जो पेरेंट्स हैं उसके जैसे भी प्लांट प्राप्त होते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा क्या होता है जीनोटाइप, क्या होता है फिनोटाइप, है ना। यहाँ पर जो आर वगैरह लिखे हैं सारे क्या है जीनोटाइप, और ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड, पिंक, ये व्हाइट, ये सब क्या है, ये सब है क्या आपका फिनोटाइप। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो ये F2 का भी निकालते हैं अपन, किसका निकालते हैं, F2 का। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है इसका, देखिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, आर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आर 1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद आर और स्मॉल आर कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए आर स्मॉल आर ये 2 है, तो ये आपको 2 दिखाई दिए, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर कितने हैं, स्मॉल आर 1 है ना, ये होगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। अब कलर कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए तो एक रेड दिखाई दे रहा है, 2 पिंक दिखाई दे रहा है और 1 व्हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब रेशियो कैसा है, रेड कितने 1 है ना, पिंक कितने 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 1 और 2। उसके बाद व्हाइट कितना है भाई, व्हाइट ये कितना है 1, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम प्राप्त होता है। देखिए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, सेम है, तो आपको मार्क करके रखना है। देखिए ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया सवाल को,
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से किसी प्रकार का मेल नहीं खाता, ये ध्यान में रखना है। लाल फ्लावर और रेड फ्लावर को क्रॉस कराया तो अपने को क्या मिला, गुलाबी है। अब इन गुलाबी का क्रॉस कराया F1 जनरेशन का आपस में, तो हमको जो शुरू में जो पेरेंट है उसके जैसे कैरेक्टर प्राप्त हो रहा है। एक रेड मिला और एक व्हाइट और दो क्या मिले, ऐसे हाइब्रिड है ना, जो पिंक कलर के थे। तो आपको टोटल 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, देखिए रेड दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है और व्हाइट। तो ये है फिनोटाइप। और यहाँ पर जो आर वगैरह लिखे हैं सारे क्या है, ये है इसका जीनोटाइप। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है इसको एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझ जाओगे सब। अब इसके बारे में लिख लीजिए, जो आपको मैं बोला वो चीज आप लिख लीजिए, वही चीज बताया गया है कि ये डिस्कवर किया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके द्वारा, कार्ल कोरेंस के द्वारा। ठीक है, इसको हम पार्शियल डोमिनेंस के रूप में भी जानते हैं, या फिर इसी को हम सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल डोमिनेंस या फिर सेमी डोमिनेंस। ठीक है, अब इसके अल्टरनेट नाम है, तो हो सकते हैं इसको आपको मतलब पूछा जा सकता है ना, इसको मार करके रखे रहिएगा कि किसको पार्शियल डोमिनेंस कहा जाता है बोले, तो हो सकता है इसमें कोडोमिनेंस हो, ये हो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर किसी क्रॉस का नाम ले दिए है ना, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। पार्शियल किसको बोलेंगे, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा, इनकम्प्लीट है ना, तो ये है पार्शियल डोमिनेंस, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही दूसरा नाम। ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी घटना है ये जिसमें दोनों एलील में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता है ना। ये दोनों जीन एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं हो पाता, तो इसके कारण से होता क्या है कि हमको नए कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। दोनों को मिलाने पर हमको दोनों के जैसे कैरेक्टर नहीं मिले, जो उसका जो बच्चा हो उसमें कोई अलग टाइप का कैरेक्टर था है ना, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करता है ये है ना, जिसका एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है, मतलब दोनों से अलग, ना ही वो रेड था ना ही वो व्हाइट था, वो कैसा था, पिंक था। तो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है उसका है ना। तो ये हो गया जो न्यू फिनोटाइप है, वो डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। तो सही बात है, एक साइड हमने रेड देखा था, पेरेंट देख रहा था व्हाइट, लेकिन इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा था, पिंक। तो दोनों से समानता रख रहा है, बिल्कुल नहीं है ना, ये तो पिंक है भाई, ये तो रेड और व्हाइट है, तो कहाँ समानता है, तो नहीं, सही बात है। तो F1 जनरेशन में किसी भी प्रकार की समानता आपको दिखाई नहीं देगी पेरेंट से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन, ड्रॉप फ्लावर, जिसको इंडिराइनम, इससे पहले जो फ्लावर दिखाए थे वो इंडिराइनम के था। ठीक है, और 4 o'clock बोलते हैं जिसको मिराबिलिस जलापा, इसका एग्जांपल है, उसमें देखा गया है। ठीक है, तो इंडिराइनम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व किया गया है, दूसरा है 4 o'clock फ्लावर। तो क्या होता है, मिराबिलिस जलापा, आप देखना चाहेंगे, देख लीजिए, देखना चाहेंगे तो फिर देख लीजिए, ये है मिराबिलिस जलापा, जनरली बहुत जगह दिख जाता है, ये मिराबिलिस जलापा है। तो ये आप, ये मिराबिलिस जलापा, तो गांव वगैरह में तो ऐसे ना किनारे में बहुत देखने को मिलते हैं, लोग उगाते हैं इसको है ना, शो के लिए बहुत अच्छा दिखता है, छोटा छोटा फ्लावर रहता है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस, भारी, बहुत भारी है भाई कोडोमिनेंस। देखिए कोडोमिनेंस नाम से समझिएगा कि को का मतलब होता है साथ, क्या होता है, साथ। जैसे बोलते हैं ना, ये मेरे कोवर्कर्स है ना, मतलब मेरे साथ में काम करने वाले हैं, ऐसा है। सेम वही चीज यहाँ पर है। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों का डोमिनेंस साथ में, को का मतलब होता है साथ, एक ऐसा डोमिनेंस जो साथ में दिखाई दे रहा है, किसमें, साथ में है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास ये मिराबिलिस जलापा जो फोटो है ना, ये है आपके पास व्हाइट फ्लावर, इधर है पिंक फ्लावर। अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमको या तो दोनों में से एक फ्लावर का कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए था, या फिर दोनों से हट के कोई दूसरा कलर दिखाई देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कोडोमिनेंस में कि आधा हिस्सा पिंक और आधा हिस्सा व्हाइट, मतलब इसका डोमिनेंस आधे हिस्से में, इसका डोमिनेंस आधे हिस्से में, तो दोनों साथ में डोमिनेंस शो कर रहे हैं। देखिए व्हाइट अपना डोमिनेंस शो कर रहा है, इधर पिंक अपना डोमिनेंस शो कर रहा है। इस कारण से इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस।
इसको बोलते हैं देखिए भाई बंटवारा, जैसे बोलते हैं भाई भाई में बराबर की हिस्सेदारी होती है ना, समझ रहे हैं ना कि भाई भाई में बराबर में बांट दो, अपनी जमीन जायदाद बाप का सब बांट दो ऐसा, तो यहाँ पर भाई बंटवारा बराबर की हिस्सेदारी, ठीक है, ये होता है भाई कोडॉमिनेंस। अब कोडॉमिनेंस का भी जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो याद रखेंगे क्या होता है। ये मान लो आपके पास R, यहां से समझते सबसे पहले तो इसको यहां से समझ, इसके पहले जीनोटाइप निकाल लेते हैं। यहाँ पर व्हाइट फ्लावर है, उधर पिंक है, तो इसको हम मान लो डोमिनेंस लिख रहे हैं। ये हो गया स्मॉल p है ना, ये हो गया कैपिटल P, ये है स्मॉल p। अब यहाँ पर एक कैपिटल P और एक स्मॉल p, तो यहाँ पर पिंक वाला अलग और ये व्हाइट वाला अपना अलग शो कर रहा है, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक कैपिटल P और एक स्मॉल p, ये देखिए ये है भाई कैपिटल P स्मॉल p, ये है कैपिटल P स्मॉल p। इन दोनों को क्रॉस कराया आपको कैसे प्लांट दिखाई देंगे, देखिए एक आपको स्मॉल p दिखाई दिया, ठीक है, एक कैपिटल P स्मॉल p, एक कैपिटल P एक स्मॉल p, ये दोनों कैपिटल P, ये दोनों कैपिटल P। तो ऐसे प्लांट आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका रेशियो क्या आता है देखिए, तो जीनोटाइपिक रेशियो, ये F2 जनरेशन में क्या आ रहा है देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना सीखिए क्या आता है। जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप देखेंगे तो क्या क्या अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो स्मॉल p है, इधर दो कैपिटल P है, तो कैपिटल P कितने, एक, ठीक है, स्मॉल p कितने, स्मॉल p है एक, है ना, एक, और ये क्या है हाइब्रिड, है ना, तो ये हाइब्रिड कितने हैं, एक p और एक p, तो ये कितना आ रहा है, दो, है ना। तो जनरली आपको सेम इसको ऐसे समझने के लिए 1:2:1 ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, रेशियो क्या आ रहा है 1:2:1, है ना। तो रेशियो आप याद रखेंगे, इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा है, लेकिन फेनोटाइपिक रेशियो देखिए कैसा है, एक व्हाइट, दो मिक्स कलर और एक पिंक। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंक कितने, पिंक है एक, उसके बाद लिखेंगे ये दो हाइब्रिड कलर, मतलब दोनों कलर साथ में कितने हैं, है ना, तो हाइब्रिड कलर ऐसे लिखेंगे, तो ये कितने हैं, दो। उसके बाद व्हाइट कितना दिखाई दे रहा है, व्हाइट कितना है, एक। तो यहाँ पर भी आपको जीनोटाइप और फेनोटाइप सेम नजर आ रहा है ना, यहाँ पर भी जीनोटाइप और फेनोटाइप कैसे नजर आ रहा है, सेम। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका कोडोमिनेंस का फेनोटाइप और जीनोटाइप सेम है ना, तो ये आप मार्क करके रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस इनका, है ना, इनका जीनोटाइपिक, ये जीनोटाइप एंड फेनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। क्या रहता है, सेम रेशियो सेम रहता है, सेम रेशियो, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, सेम है, तो आप मार्क करके रखे रहेंगे दोनों का सेम है भी, है ना, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में देख लीजिए क्या है इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस क्या है, देखिए कोडोमिनेंस क्या है, when both the alleles of gene express themselves simultaneously, मतलब एक साथ, है ना, एक साथ, जब दोनों एलील्स एक साथ, है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग, हेटेरो का मतलब अलग होता है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। जब दोनों साथ में एक्सप्रेस होना चाहते हैं तो ये साथ में एक्सप्रेस हो जाते हैं अगले जनरेशन में, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आपको सेम दिखाई देते हैं, है ना, कि दोनों सेम, मतलब
एक आधा हिस्सा आपको पिंक का दिखा था, आधा हिस्सा व्हाइट का दिखा, मतलब दोनों क्या है सेम हिस्सा अपन ऑक्युपाई किए थे ना, मतलब दोनों के दोनों अपना अपना हिस्सा ले लिए थे, आधा हिस्सा बराबर बराबर। वही चीज यहाँ लिखी थी सेम डिग्री में फ्लूइड एक्सप्रेस होते हैं, ऑब्जर्व किया गया आपका ऐसा, ठीक है। F1 प्रोजेनी रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। F1 जो प्लांट मिला, मतलब ऐसा प्लांट मिला था आपको, ऐसा ये आधा अलग और आधा अलग ऐसा, तो आधा हिस्सा एक पेरेंट की तरह, आधा हिस्सा किसी दूसरे पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे आपको F1 जनरेशन में दोनों से समानता नजर आ रही है ना, ड्यू टू द इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स, क्योंकि दोनों के एलील्स साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, AB ब्लड ग्रुप और HbA और HbS सिकल सेल एनीमिया का कैरियर, इसके पास ये दोनों एलील्स रहते हैं सिकल सेल में, है ना। ठीक, HbA भी है और HbS भी है, ये कैरियर है, तो ये दोनों साथ में रहते हैं। अब AB ब्लड ग्रुप देखिए, AB ब्लड ग्रुप में इसके पास A का भी गुण है ना, A वाला एलील भी है, उसके पास B वाला भी है, इस कारण से इसको हम AB ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसमें A का भी कैरेक्टर है, A एंटीजन भी रहता है और B एंटीजन भी रहता है, तो इसी कारण से इसको बोल रहे हैं AB ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर भी जब A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और B भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर दोनों का कैरेक्टर साथ में नजर आ रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस का एग्जांपल, ठीक है। ये लेट्स टेक अ ब्रेक, पीसफुल ब्रेक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू।